हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रियंका प्रीति, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के तृतीय काल रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक, जिसको 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के कालखंड को हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। रीतिकालीन साहित्य की दृष्टि से सामंतीय वातावरण में हुआ था इसका जन्म। उस समय के दरबारी कवि से स्वांतः सुखाए रचना की आशा नहीं की जा सकती थी। रीतिकाल की विशिष्ट धारा इस समस्त साहित्य में किसी न किसी रूप में हमें प्रभावमान दिखाई देती है। महाकवि केशवदास यद्यपि कालगणना की दृष्टि से भक्ति काल में आते हैं, लेकिन रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों की दृष्टि से हिंदी का रीतिकाल वहीं से प्रारंभ हो जाता है। केशव, देव, बिहारी, भिखारीदास, पद्माकर, द्विजदेव आदि अनेक प्रसिद्ध कवियों ने इस रीति प्रवृत्ति को उत्कर्ष प्रदान किया। आलम, बोधा और ठाकुर तथा घनानंद जैसे रीति मुक्त कवियों ने भी इसका पोषण किया। भूषण, सेनापति आदि ने अपने वीर या भक्ति भाव के साथ ही रीति को भी सम्मान दिया। इन कवियों की रचना के आधार पर ही हम रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता आती है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीतिकाल में हम प्रचुर मात्रा में देखते हैं। इस काल के समस्त काव्य का 99% भाग श्रृंगारिकता से विभूषित है। यद्यपि रीतिकालीन कवियों का प्रमुख वर्ण विषय नायिका भेद, नक्षिक, अलंकार आदि का लक्ष्य प्रस्तुत करना था, फिर भी उसके माध्यम से श्रृंगारिकता का प्रतिपादन इन रीतिकालीन कवियों ने किया। नारी के प्रति सामंतीय दृष्टिकोण होते हुए भी कहीं न कहीं स्वकीय प्रेम के दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं। सर्वत्र परकीय प्रेम की प्रधानता रही है। इन कवियों के श्रृंगार चित्रण में हम इंद्रिय सुख की प्रधानता, रूप लिप्सा, भोगेच्छा एवं बाह्य सौंदर्य की प्रधानता दिखाई पड़ती है। संयोग चित्रण में जहाँ सुख वर्णन है, वहीं विपरीत रति का चित्रण भी है। वहाँ अश्लीलता का भी समावेश हो गया है। वियोग वर्णन के अंतर्गत रीति मुक्त कवियों जैसे घनानंद आदि ने हृदय की विकलता का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। किंतु बिहारी जैसे कुछ कवि भी हैं, उन्होंने ब्रह्मजन्य या ब्रह्म को इस तरह से अपने दोहों में समाविष्ट किया है कि कहीं कहीं वो ये हास्यास्पद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जैसे उनका एक दोहा है, औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिललात, बिछी सूखो गुलाब गो छीटो छुईना जात। मतलब यहाँ वो कहना चाहते हैं कि जो नायिका है वो ब्रह में इतनी जल रही है कि उसकी जो सहेली है उसने सोचा कि ब्रह की अग्नि और जो धुआं है वो बाहर ना जाए, तो वो गुलाब इत्र का जिससे चारों जगह खुशबू फैल जाए तो उसके ऊपर डालना चाहती है। और जैसे ही वो सीसी को पलटती है तो उसके ब्रह की अग्नि इतनी तेज है कि वो सीसी का गुलाब ही बीच में ही सूख जाता है और नायिका के ऊपर एक भी छींटे नहीं पहुंच पाते। तो ये कहीं कहीं इतनी मजाक की हद तक बिहारी का ये दोहा पहुंच गया है। ऐसे ही बिहारी ने एक दोहा लिखा है जिसमें बड़ा सरस अभिव्यक्ति है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे दैन कहे नट जाए। बड़ा ही सुंदर इन्होंने वर्णन किया है इस चीज का। तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र जो रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्च सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तप चर्चा आदि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में हमें बहुत कम मिलते हैं। मतलब रीतिकालीन जो कवि हैं उनकी कविताओं में हमें श्रृंगारिकता की
प्रमुख रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं में से श्रृंगारिकता एक प्रमुख विशेषता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका अलंकारिकता। तो रीतिकालीन काव्य की प्रधान विशेषता या प्रवृत्ति है अलंकारिकता। प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता प्रधान युग में इस प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक था। इस अलंकारिकता का एक अन्य कारण था अलंकार शास्त्र के अनुसार अपनी कविता कामनी को सांच में ढालना। ये रूप रसिक कभी अपनी नायिका को आभूषण रहित नहीं रख सकते थे और न ही कविता से रहित। केशव दास तो कहते हैं, केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं हैं, भले ही वह अन्य कितने ही गुणों से युक्त हो। इसीलिए केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रीतिकालीन कवियों में कल्पना की ऊंची उड़ान हम देखने को मिलती है। चमत्कार है, प्रदर्शन की प्रवृत्ति है, पांडित्य प्रदर्शन है। ये रीतिकाल में अलंकारिकता के कारण ही आया है। यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कारिक दृष्टि से पर्याप्त दिखाई देते हैं। तो दूसरी ओर उसमें हम देखते हैं रीतिकाल में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे भाव निरूपक अलंकारों का भी इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से बिहारी का अलंकार निरूपण भावोत्कर्ष में सहायता एवं आकर्षक है। रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी अनिवार्य थी, इसके बिना उन्हें सम्मान मिलना कठिन था। यही कारण है कि अलंकारिकता रीतिकाल में खूब फली। जो कविता का साधन है वह इस काल में साध्य बनकर रह गया। एक उदाहरण है उपमा अलंकार का, जैसे अंग अंग नग जगमगो दीप सिखासी देह। अंग अंग नग जगमगो दीप सिखासी दे, दिया बढ़ायो ही रहो बड़ो उजियारो गेह। तो आपकी दूसरी विशेषताओं में आता है रीतिकाल की आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जैसा कि हम जानते हैं रीतिकालीन कवि दरबारी कवि थे, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से जिनके आश्रय में वो रह रहे हैं वो उनकी प्रशंसा करना उनका एकमात्र ध्येय था और वही उनका शायद जीवन चक्र था। तो रीतिकाल की तृतीय विशेषता आती है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारों में आश्रय प्राप्त थे। बिहारी, देव, भूषण, सूदन, केशव, मतीराम आदि सभी प्रसिद्ध कवि दरबारी कवि थे। वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित की रचना की। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बाबनी, छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण जैसे कवियों को यदि छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। जीविका हेतु वृत्ति पाने वाले इन कवियों ने आश्रयदाताओं का गुणगान करना अपनी अनचाही व्यवस्था समझी थी। कवियों को दरबार से बाहर करने के लिए भी षड्यंत्र चलते रहते थे। ऐसा नहीं कि कवि हैं तो आराम से रह सकते थे। जैसे आजकल कंपनियों में हम देखते हैं षड्यंत्र चलता रहता है, बॉस को जो प्रसन्न कर लेगा उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ रीतिकाल में भी चलता रहता था। जितना हम राजा की प्रशंसा करेंगे, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करेंगे, शायद हमारा प्रमोशन हो जाए और हमारा बचा रहे। तो रीतिकाल के जो कवि थे उनकी एक विशेषता, एक दबाव भी रहता था कि वो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करें तो वो बाकी जो षड्यंत्र चल रहे हैं उन्हें हटाने के, तो उनसे वो बच सकते हैं। अतः आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना पड़ता था। स्वतः स्फूर्त काव्य की रचना प्रवृत्ति राजनीतिक जोड़ तोड़ दांव पेच में लीन इन कवियों को ही नहीं सकती थी। तो इस प्रकार से आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना रीतिकाल के कवियों की प्रमुख विशेषता थी। ऐसा नहीं कि रीतिकाल के कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा ही करते थे। बिहारी के जो कवि हैं जयपुर नरेश के यहाँ रहते थे। जब उन्होंने राजा अपनी नई रानी से शादी होके आती है तो उसमें मग्न हो जाते हैं। तो बिहारी सोचते हैं कि सारा राजपाट चौपट हो रहा है,
तो बिहारी ने एक दोहा भी शायद कुछ ऐसा कहा है कि अली कली ही स्यों बिदो आगे कौन हवाल। और कहते हैं बिहारी के दोहे को सुन के जो राजा है उनकी थोड़ी नींद जगी और वो राजपाट की तरफ भी ध्यान देने लगे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि काल में ऐसी ही चीजें होती थी कि लोग चापलूसी ही करते थे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके साथ साथ वह जो कवि थे वो राजाओं को सही मार्ग पे लाने का भी प्रयास करते थे। अब आता है बहुयज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन की भावना। तो रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। उसका कारण है ये काव्य के विविध विषय के ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुयज्ञता प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसे बिहारी के काव्य में हम देखते हैं उनमें ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, नीति, चित्रकला आदि अनेक विषयों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ज्योतिष के राजयोग प्रकरण का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है, जैसे वो कहते हैं ना, पत्रा ही तिथि पाइये ताघर के चहु ओर नेत्र प्रतिपूर्णो ही रहत आनंद ओज उजोस। तो इसी प्रकार उन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। उन्होंने अपने जितने भी उनके जो हम वो पढ़ते हैं दोहे, तो उसमें कोई ना कोई चीज बिहारी इस तरह से रखते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्हें ज्योतिष से लेकर गणित, कामशास्त्र, नीति शास्त्र, चित्रकला सभी का पूरा ज्ञान था। यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शब्द अलंकारों का भी वो प्रयोग जो करते थे वो चमत्कार प्रदर्शन हेतु रीति काव्य में किया जाता था। वस्तुतः इस काल में शब्दों की पच्चीकारी एवं कला की रमणीयता पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। ये लोग इसी को कवि कर्म समझते थे और वर्ण की मार्मिकता एवं भावाव्यंजक पर उन्होंने इतना ध्यान दिया है जितना उन्होंने अलंकार योजना पर नहीं दिया है। तो अब आपकी पांचवी विशेषता आती है भक्ति और नीति संबंधी। तो भक्ति संबंधी ये है कि इन कवियों ने राधा भक्ति का जो स्वरूप आता है, तो जो रीतिकालीन कवि थे उन्होंने राधा और कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है, किंतु इतने भर से उन्हें कृष्ण भक्त कवि सूरदास आदि की कोटि में हम नहीं रख सकते हैं। वैसे तो बिहारी, मतीराम, देव और पद्माकर आदि ने राधा कृष्ण के नाम का उल्लेख किया है, पर नामोल्लेख मात्र से उन्हें भक्त कवि हम नहीं कह सकते। वस्तुतः रीति काल की इस धारा के सभी श्रृंगारिक कवियों को भक्त कवि नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने रीति में भक्ति और नीति से संबंधित रचनाएं नहीं लिखी, उन्होंने लिखी हैं। इन पर सभी पर लगभग किसी रीतिकालीन कवि का यह कथन भी है कि आगे की कवि रीझ है तो कविताई, आगे के कवि रीझ है तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहाना है। इससे यह चरितार्थ होता है कि रहीम, रसखान, आलम, सेनापति, शेख और घनानंद को शुद्ध रूप से भक्त कवि हम नहीं कह सकते। इनका प्रमुख उद्देश्य श्रृंगार वर्णन था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं अपने विचारों को श्रृंगारिक कवि जो थे घराना वगैरह कवियों को उन्मुक्त भक्त भी नहीं कह सकते हैं। अधिक से अधिक रसखान और घनानंद को इस कोटि में हम रख सकते हैं। इनकी भक्ति में सांप्रदायिकता और संकीर्णता की भावना हमें देखने को नहीं मिलती है। उन्होंने अनेक देवी देवताओं के प्रति उदार आस्था प्रदर्शित की है। ऐसे ही रीतिकाल के प्रतिनिधित्व कवि बिहारी की कृति बिहारी सत्सई में 70 दोहे भक्ति भावना के हैं। नीति संबंधी उक्तियां भी इन कवियों ने पर्याप्त मात्रा में लिखी हैं। दरबारी वातावरण के प्रभाव से नीति निरूपण में ये कवि प्रवीण हो गए थे। बिहारी सत्सई में नीति के अनेक दोहे हमें देखने को मिलते हैं। घाघ, बेताल, ब्रंद एवं गिरधर दास ने तो नीति से संबंधित प्रचुर मात्रा में काव्य रचनाएं की हैं। ब्रंद सत्सई में नीति संबंधी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलता है। जैसे भले बुरे सब एक सम, भले बुरे सब एक सम, जौनो बोलत नाही,
जानी परत है काग पिक ऋतु बसंत की माही। मतलब भले और बुरे दोनों एक ही समान हैं जब तक वो बोलते नहीं है, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है तो कौआ और कोयल दोनों में ही अंतर समझ में आ जाता है, क्योंकि कौआ काए काए करता है और कोयल कुहू कुहू बोलती है। तो ये वृंद का बहुत सुंदर दोहा है, ज्यादातर पूछा जाता है। तो आप लोग जब भी लिखें रीतिकाल की विशेषताएं में, तो उनमें एक ना एक उदाहरण आप देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और कॉपी चेक करने वाले को या पढ़ने वाले को भी ये लगेगा कि इस बच्चे ने अपनी तैयारी की है। अब आता है नारी के प्रति भावना। रीतिकाल के काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। नायिका के नक्सिक चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। नारी के इंद्रिय बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है। नारी के कमनीय अंगों का स्थूल एवं मासरण चित्रण अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से परिचित करवाया है। उनके समक्ष हम नारी का एक ही रूप था, वो क्या था? विलासिनी प्रेमिका का। अतः वे अन्य पक्षों की ओर से उदासीन रहे। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे। उनके अन्य रूपों में गृहिणी, माता, भगनी, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया है। नारी के प्रति इस एकांकी दृष्टि के कारण वे उसकी सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा समन्वित गौरवपूर्ण मूर्ति का चित्रण करने में समर्थ नहीं रहे हैं। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण तत्कालीन दरबारी वातावरण के कारण था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज की संगठना की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार के बंधनों से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। देव की रचनाओं में भी हम नारी के प्रति इस तरह के दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं। नारी सौंदर्य निरूपण में प्रेम विवाह, सुख दुख, हाव भाव, लीला विलास का चित्रण भी रीतिकालीन कवियों ने उनके व्यक्तित्व को मुखर करने के लिए किया था, अपितु उसे अधिक से अधिक उपभोग योग वस्तु मानकर किया। जैसे वो लिखते हैं, मानो रची छवि मूर्ति मोहिनी, मानो रची छवि मूर्ति मोहिनी, श्रीधर ऐसी बखानत नायिका। मतलब इस तरह की भावना तो नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है वो रीतिकाल में प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। अब आपका आता है प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति चित्रण में हम देखते हैं कि रीतिकाल में आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण प्राय बहुत कम मिलते हैं, जबकि अलंकारिक रूप में तथा उद्दीपन रूप में रीतिकाल में ज्यादा चित्रण हुआ है प्रकृति का। परंपरागत रूप में षड्ऋतु वर्णन या 12 मासा का भी वर्णन हम इस काल में देखते हैं, किंतु उसमें मौलिकता एवं नवीनता नहीं है। बिहारी, देव, मतीराम, भिखारी दास आदि कवियों ने प्रकृति चित्रण इसी प्रकार के हैं। जैसे बिहारी के प्रकृति संबंधी कुछ दोहे हैं, जैसे रनित भ्रंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजर कुंज समीर। इसी प्रकार सेनापति प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनके द्वारा किया गया वर्षा ऋतु का वर्णन रीतिकाल में बहुत उल्लेखनीय माना जाता है। रीतिकाल के अन्य कवियों में पद्माकर का बसंत वर्णन भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे ही प्रकृति के अनेक उपमान कमल, चंद्रमा, चातक, हंस, कोयल, मेघ, पर्वत, पुष्प, मतलब प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं आदि को लेकर उन्होंने नायिका के अंग प्रत्यंगों का भी इन कवियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। अब आता है रीति काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग। रीति काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग, तो इन कवियों ने साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, क्योंकि रीतिकाल से पहले
भक्ति काल में भी ब्रज भाषा खूब चल रही थी। तो रीतिबद्ध कवियों में बिहारी हुए आपके मतीराम, पद्माकर को छोड़ के दूसरे कवियों में भाषा की सफाई के दर्शन नहीं होते। भूषण और देव आदि ने तो स्वेच्छानुसार शब्दों का अंग भंग कर दिया है। इनकी भाषा में प्रादेशिक भाषा का पुट बना हुआ है, परंतु रीति मुक्त कवियों ने ना तो भाषा के अंग भंग की प्रवृत्ति अपनाई और ना ही प्रादेशिक पुट रखे हैं। रसकान और घनानंद ने तो ब्रज भाषा का ऐसा प्रयोग किया है जिसे ब्रज भाषा का साहित्य परनिष्ठ रूप से स्वीकार किया जा सकता है। इनकी भाषा में हम उक्ति, वैचित्र, लाक्षणिकता, लोकोक्तियों और मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। घनानंद की भाषा की लाक्षणिक विशेषता है, मतलब जब वो अपनी लाक्षणिक विशेषता करते हैं भाषा में, तो वो एक हृदय स्पर्शी चित्रण होता है। ठाकुर ने लोकोक्तियों के माध्यम से अत्यंत सुंदर प्रयोग ब्रज भाषा में किया है। अब इसके बाद आता है आपका वीर रसात्मक काम। ऐसा नहीं है कि रीति काल में सिर्फ नायक का नक्शे के वर्णन ही हुआ हो। भूषण जैसे आदि कुछ कवि हुए हैं जिन्होंने इस काल में वीरता से संबंधित अपने काव्य रचनाएं की हैं। सामान्यतः रीति काल को शांति और समृद्धि का युग माना जाता है। फिर भी औरंगजेब की धर्मांधता और क्रूरता के कारण जगह जगह हिंदू राजा उसके विरुद्ध हथियार उठाने लगे थे। भूषण, सूदन, पद्माकर आदि कवियों ने अपनी वीर रसात्मक वाणी से वीर रस का उद्रेक किया है। इस वीर रस की कविताओं में हम राष्ट्रीयता के स्वर देखते हैं, जो प्रधान स्वर हैं। इसमें वीर रस का प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों में सबसे पहले हम भूषण का नाम लेते हैं, और भूषण ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीति काल की बनी बनाई परिपाटी से हटकर वीर रसात्मक काव्यों की रचना की है। इसके बाद इसमें लक्षण ग्रंथों का भी निर्माण हुआ है। रीति काल में कवि कर्म और आचार कर्म एक साथ चलते थे। रीति मुक्त कवियों को अगर हम छोड़ दिया जाए तो प्राय इस काल के कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। रीतिबद्ध कवियों ने तो सीधे रूप में लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अब आपका प्रमुख विशेषता में आते हैं जीवन, दर्शन और व्यक्तित्व। रीतिकालीन कवि सामंती वातावरण में पला था। वह राजसभा में प्रवेश पाने तथा सम्मान पाने को लालायित था। अपने व्यक्तित्व की बहुत से विषयों की जानकारी वह संपन्न करता था। यद्यपि उसका यह ज्ञान मत ही था, वह स्वयं अपनी जानकारी का वर्णन काव्य के माध्यम से देता भी था, क्योंकि रीतिकाल में कवियों को अपना स्थान बनाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा जानकारी और अपने आप को अन्य कवियों से श्रेष्ठ समझने के प्रयास करना पड़ता था, तभी वह दरबार में अपना स्थान बना पाते थे। प्रतियोगिता की भावना। रीतिकालीन काव्य में कवियों में आचारत्व और कवित्व की प्रवृत्ति के साथ साथ प्रतियोगिता की भी भावना प्रबल रूप से हम देखते हैं। वह अपनी काव्य भाषा और सिद्धांतों के प्रतिपादन से अपने समान धर्मीय कर्मियों से निष्ठ या उत्कृष्ट की मतलब वो ये चाहते थे कि हम इनसे उच्च स्तर की काव्य रचनाएं करें। राज दरबार में अपनी उत्कृष्टता की सिद्धि की तीव्र लालसा ने रीति काल के आचार्यों और कवियों को इस प्रवृत्ति की ओर बढ़ा दिया, क्योंकि वो आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे। इसी प्रकार रीति काल की कुछ और प्रवृत्तियां भी हैं, जैसे पराश्रता की भावना, अभिव्यंजना पद्धति, विविध मुखी साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य का निर्माण। रीति काल में यहाँ पद्य रचनाएं काव्य हो रहे थे, वहाँ गद्य साहित्य का निर्माण भी हो रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं रीति काल की कौन कौन सी विशेषताएं हो गई। श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, बहुअज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन, भक्ति एवं नीति, नारी के प्रति दृष्टिकोण, वीर रसात्मक काव्य, प्रकृति चित्रण, ब्रज भाषा का प्रयोग, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, जीवन, दर्शन और व्यक्तित्व, प्रतियोगिता की भावना, अभिव्यंजना पद्धति, विविध मुखी साहित्य तथा गद्य साहित्य का निर्माण।
ये आपकी 12-13 विशेषताएं रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं में से आ जाती हैं, जिनको हम परीक्षा में संक्षेप में लिख सकते हैं। और इसमें पूरा रीतिकाल की सभी कवियों की विशेषताएं आ जाती हैं। तो इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां थी वो आचारत्व और श्रृंगारिकता के साथ साथ अन्य प्रवृत्तियां भी विकसित हो रही थी। श्रृंगार प्रधान इस युग में इंद्रिय रसिकता के अनुकूल वातावरण था। प्रदर्शन वृत्ति के कारण ही इसमें अलंकार तथा उक्ति व्यक्तित्व का समावेश हुआ। सवैया, कवित्व और दोहा छंद में निबद्ध मुक्तक काव्य राज दरबारों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ रस के छींटे भी हमें देते हैं। इस काव्य का केंद्र बिंदु नारी है, जिसे मानवीय व्यक्तित्व से रहित करके नायिका भेदों में उपभोग के रूप में प्रस्तुत किया गया। नारी जीवन के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण संकुचित तथा मासल रहा है। इस प्रकार से रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां स्पष्ट होती हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।